हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुमार गौरव सर की जो यूपी पैट, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी और बिहार एसएससी की क्लास आई है ब्रह्मास्त्र की, उसका रिवीजन करने वाले हैं। और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से ले लेना आप। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, COP27 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन देखो, ऑप्शन दिए हैं, मॉन्ट्रियल, रियो डी जेनेरियो, शर्म क्योटो और स्टॉकहोम। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है शर्म। तो शर्म में COP27 का आयोजन हुआ था। अब बाकी ऑप्शन क्यों दिए हैं देखो। बात करें मॉन्ट्रियल की, तो 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। कहाँ पर? कनाडा के अंदर। और किस लिए हुआ था ये? ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था। तो ये भी याद रखना आपको कि किस लिए हुआ था। नेक्स्ट आता है रियो डी जेनेरियो। तो यहाँ पर फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, मतलब पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। कहाँ पर हुआ था? ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। और इसकी जो रिपोर्ट थी उसे क्या कहा गया था? एजेंडा 21। तो पृथ्वी सम्मेलन की रिपोर्ट जो थी उसे कहा गया था एजेंडा 21। नेक्स्ट बात करें हम क्योटो प्रोटोकॉल की। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो ये 1997 में कहाँ पर हुआ था? जापान के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से संबंधित था ये। नेक्स्ट बात करें हम स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ये 1972 में होता है स्टॉकहोम के अंदर। बात करें किस लिए हुआ था ये, तो सतत विकास पर पहला सम्मेलन था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट दिया है कोप फर्स्ट। तो कोप फर्स्ट कब हुआ था? 1995 में बर्लिन के अंदर हुआ था। तो ये भी याद रखना आपको कि कोप फर्स्ट 1995 में बर्लिन के अंदर हुआ था। COP27, तो ये शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है वहाँ पर हुआ है। और COP28 कहाँ होगा? तो ये होगा यूएई के अंदर। तो ये हमारे पर्यावरण से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट बात करें हम। नेक्स्ट दिया देखो कि 5 जून। तो 5 जून को क्या होता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और जो 2023 में होस्ट किया है वो किसने किया है? कोटे दी आइवरी। तो कोटे दी आइवरी देश इसका होस्ट है। बात करें 2023 की थीम की, तो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट आता इकोलॉजी शब्द। तो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले ने। और 10% का जो नियम दिया था, ऊर्जा के 10% का नियम, ये किसने दिया था? लिंडेमान ने। तो ये सब पर्यावरण से संबंधित हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, अब आगे आगे दे रखा है, कुछ संस्थाएं दे रखी हैं जैसे यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना कब होती है? 5 जून 1972 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर हो जाता है नैरोबी, केन्या के अंदर। तो केन्या की राजधानी है नैरोबी, वहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करें आईयूसीएन की, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड के अंदर है। और ये पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो रेड डाटा बुक आईयूसीएन जारी करती है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखो यूएनएफ ट्रिपल सी। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी एक पेपर में, यूएनएफ ट्रिपल सी की। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। बात करें इसकी स्थापना की, तो 1994 में इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन, जर्मनी के अंदर है। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें WWF की, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो इसकी स्थापना होती है 1961 के अंदर। और हेडक्वार्टर है इसका ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। तो ये हमारी कुछ संस्थाएं थी पर्यावरण से संबंधित। और 2-3 दिवस है देखो, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अब, नेक्स्ट दिया है नए संसद भवन। तो नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? ये पूछा गया है। तो इसका उद्घाटन, इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखो, नए संसद भवन से संबंधित क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं, 14 जुलाई को हुआ था, या 2 सितंबर को हुआ है, 28 मई को, या 23 अगस्त को। तो ये इसका ऑप्शन है। तो हम बात करें, इसका इनॉग्रेशन हुआ था 28 मई 2023 को। लेकिन बाकी ऑप्शन पे भी हम ध्यान देते हैं। 14 जुलाई 2023 को क्या हुआ था आपको पता है? इस दिन हमारा जो चंद्रयान था वो लॉन्च हुआ था। तो चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और किस रॉकेट से? LVN थर्ड M4 रॉकेट से हुआ था। और यह है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कब करा था? तो 23 अगस्त 2023 को यह लैंड करा था।
और इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि जहाँ पर वो उतरा तो उस पॉइंट को क्या कहा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। तो ये भी याद रखना आपको कि साउथ पोल पर जहाँ पर हमारा विक्रम लैंडर लैंड हुआ था उस पॉइंट को क्या कहा गया था? शिव शक्ति पॉइंट। नेक्स्ट देखो अब नए संसद भवन। तो नए संसद भवन के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं हम। इसका उद्घाटन तो हमने पढ़ लिया 28 मई 2023 को। और इसी दिन क्यों होता है? क्योंकि इस दिन वीर सावरकर की जयंती थी। कौन सा प्रोजेक्ट था? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था। और कंपनी का नाम क्या है? टाटा कंपनी थी। वास्तुकार कौन है इसके? विमल पटेल वास्तुकार हैं। लोकसभा की क्षमता कितनी है? 888 लोकसभा में सीटें हैं। और ये किससे प्रेरित है लोकसभा? मोर से प्रेरित है। तो ये भी याद रखना आपको, किससे प्रेरित है? मोर से प्रेरित है। राज्यसभा की क्षमता कितनी है? 384 इसमें सीटें होंगी। और किससे प्रेरित है? कमल से प्रेरित है। संगोल पर, जो संगोल है उसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है, ये भी याद रखना आपको। और जो संगोल शब्द है तमिल शब्द है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट बात करें हम कि जो संसद है हमारी उसका किस आर्टिकल में उल्लेख है, और राज्यसभा का किस आर्टिकल में उल्लेख है, और लोकसभा का किस में उल्लेख है। तो हमें ट्रिक से याद करना सरला। क्या ट्रिक याद रखनी है? सरला। से फॉर संसद, तो इसका आर्टिकल है 79। रे फॉर राज्यसभा और इसका आर्टिकल है 80। ले फॉर लोकसभा और इसका आर्टिकल है 81। तो 79 79 80 81। तो सरला से याद रखने आपको, संसद का 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में है। अब कुछ उम्र देख लेते हैं हम कि किसकी क्या न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट कहें या वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तो उनकी होती है 35 वर्ष। लोकसभा के एमपी कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा के एमपी कितनी होती है? 30 वर्ष। और प्रधानमंत्री की कितनी होती है? 25 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। तो ये होती है कुछ न्यूनतम उम्र। और एमएलए की कितनी होती है? एमएलए की कितनी होती है? 25 वर्ष होती है उसकी भी। नेक्स्ट देखो, वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? 1989 में की गई थी। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 61वां संविधान संशोधन 1989 का। नेक्स्ट बात करें अब हम कि राज्यसभा में मैक्सिमम कौन से राज्य में सीटें हैं? तो राज्यसभा में कौन से में है? यूपी में, जो कि 31 सीटें हैं। और लोकसभा में भी मैक्सिमम किस में है? यूपी में ही है, 80 सीट है। आगे देखो अब, नेक्स्ट बात करें हम कि बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आता है। देखो अब, बौद्ध धर्म, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। बौद्ध धर्म के संबंध में असत्य कथन पहचानना है। तो देखो ऑप्शन दिए हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप थे। त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। धम्म चक्र प्रवर्तन संबंध सारनाथ से है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। तो इसमें कौन सा गलत है? हमारा राइट आंसर हो जाता है ये वाला, अर्थात चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप नहीं थे। अब इनके बारे में हम डिटेल देख लेते हैं। देखो बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में जान लेते हैं हम। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी इन्हें? निरंजना नदी के तट पर, पीपल वृक्ष था वहां पर, और बोध गया स्थान पर। तो ये याद रखना आपको कि किस नदी के तट पर? निरंजना नदी के तट पर। पहला उपदेश क्या कहलाया था इनका? जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, और ये कहलाया था धम्म चक्र प्रवर्तन। तो ये भी याद रखना आपको कि पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन कहलाया था, जो कि सारनाथ में दिया था इन्होंने। इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति और बात करें जन्म और मोक्ष, ये तीनों चीज बैसाखी की पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। बैसाखी पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। क्योंकि गौतम बुद्ध को जन्म, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति कब हुई थी? बैसाख पूर्णिमा को। नेक्स्ट देखो अब आगे, नेक्स्ट बात करें कि पहला उपदेश तो इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। लेकिन सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो वो श्रावस्ती में दिए थे। तो ये भी याद रखना आपको। मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी इन्हें? कुशीनगर में, अर्थात इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में, जो कि यूपी के अंदर है। और उसे कहा गया था महापरिनिर्वाण। तो ये याद रखना, महापरिनिर्वाण इसे कहते हैं। जो इनकी मृत्यु हुई थी उन्हें कहा गया था। त्रिपिटक, तो ये तीन पिटक कौन कौन से थे? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो त्रिपिटक हैं बौद्ध धर्म के। चार संगीतियों के बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट संगीति राजगृह में होती है, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। सेकंड संगीति वैशाली में होती है, और इसके अध्यक्ष थे सभाकामी। थर्ड संगीति पाटलिपुत्र में होती है, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तीस। जबकि चौथी संगीति कहाँ पर होती है?
कुंडल वन कश्मीर में होती है और इसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष थे। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट बात करें हम कि चौथी बौद्ध संगीति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान में बट गया था, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने कुछ वंश लिखे हैं और उनके संस्थापक देख लेते हैं। देखो, बिंबिसार हर्यंक वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। विजयवाल्य ये चोल वंश का संस्थापक था। सिंह विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट दिए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। और हरिहर और बुक्का इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये भी याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। बात करें कि कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे कृष्णदेव राय। और इनके दरबार में कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। कौन रहते थे? अष्टदिग्गज रहते थे। जबकि बात करें अष्टप्रधान की, तो वे कहाँ पर रहते थे? महाराजी जो महाराज शिवाजी हैं उनके दरबार में अष्टप्रधान। कृष्णदेव राय की एक ग्रंथ है आमुक्तमाल्यदा, तो ये भी याद रखना आपको। आमुक्तमाल्यदा किसका ग्रंथ है? कृष्णदेव राय का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असत्य कथन पहचानना। देखिए, कुछ कथन दिए हैं कि 1925 जो अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। तो बिल्कुल ये तो सही है, लेकिन हमें असत्य पहचानना है। 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो ये बोस गलत है, बोस ने नहीं की थी बल्कि घोष ने, रास बिहारी घोष ने की थी। तो ये याद रखना आपको कि 1907 में जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। बात करें जो 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने। और ये पहली भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष थी, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। तो ये याद रखना आपको, पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजमूदार ने। और इसमें क्या होता है, जो 1907 वाला था, इसमें जो कांग्रेस थी वो दो दलों में बढ़ जाती है, नरम दल और गरम दल में। नेक्स्ट बात करें 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की, तो इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। और और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी एक पुस्तक है स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल। तो ये याद रखना आपको कि सुभाष चंद्र बोस की एक बुक है इंडियन स्ट्रगल। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट बात करें हम, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। और कब अध्यक्षता की थी? 1917 में की थी। 1924 का अधिवेशन याद रखना आपको, क्योंकि बेलगांव में हुआ था ये और महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 1924 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। 1896 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था और रहीमतुल्ला सियानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या थी कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो याद रखना आपको, पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि असत्य कथन पहचानना आपको। असत्य कथन, रामकृष्ण मिशन 1857 में इसकी 1897 में स्थापना होती है। आर्य समाज 1875 में स्थापना होती है। आत्मीय सभा 1828 में स्थापना होती है। और नेक्स्ट दिया है सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापना। तो कौन सा सही है इसमें, ये मतलब गलत कथन कौन सा है ये बताना। तो गलत कथन कौन सा हो जाता है? आत्मीय सभा। जो आत्मीय सभा है इसकी स्थापना 1828 में ना होकर 1815 में हुई थी। और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। RRR राजा राम मोहन राय। अब जो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी वो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। और इनकी एक पत्रिका है प्रबुद्ध भारत, ये भी याद रखना आपको कि किसकी पत्रिका है प्रबुद्ध भारत? रामकृष्ण, जो स्वामी विवेकानंद है इनकी है। नेक्स्ट बात करें हम, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और इनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, तो ये भी याद रखनी है आपको इनकी बुक। नेक्स्ट आता है कि इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, तो ये किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और जो 1828 में किसकी स्थापना हुई थी? 1828 में होती है ब्रह्म समाज की। किसकी स्थापना होती है? ब्रह्म समाज की। अब हम बात करें सत्यशोधक समाज की, तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। और इनकी एक बुक है गुलामगिरी, तो ये याद रखें आपको, इनकी बुक कौन सी है? गुलामगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, नेक्स्ट बात करें हम, इसमें दिया है कि सही क्रम में सजाइए। सही क्रम मतलब प्लासी का युद्ध,
रेगुलेटिंग एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट, इलाहाबाद की संधि, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो ये इतने एक्ट दिए हैं, तो इन्हें क्रम से सजाना है। तो इनकी स्थापना देख लेते हैं हम कब कब हुई थी। देखो, जो हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1757 में, सिराजुद्दौला और किलाइब के बीच हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आता है ये, और इसमें कहा गया था कि जो बंगाल का गवर्नर है, अब उसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? वारेन हेस्टिंग्स। मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का है ये, और सांप्रदायिक निर्वाचन की इसमें बात कही गई थी मार्ले मिंटो एक्ट में। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में होती है। और क्यों होती है ये? क्योंकि बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके उसके बाद होती है हमारी इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट बात करें हम, 1919 का एक्ट आता है कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्टार्ट हो जाता है। और जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये 1878 में आता है और लिटन के समय में आता है। ये याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट दिया है कौन सा सुमेलित जोड़ा है, तो ये बताना आपको। विटामिन ए, विटामिन ई टोकोफेरोल, विटामिन डी राइबोफ्लेविन, विटामिन ए थियामिन और विटामिन बी कैल्सीफेरोल। इधर इनके क्या दिए हैं? रासायनिक नाम दिए हैं, और इधर विटामिन दिए हैं। तो ये कौन सा सही है उसे बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ये तो आपको पता होगा। क्या हो जाता है? विटामिन ए का नाम है टोकोफेरोल। तो मैंने इधर देखो लिखे हैं ये। विटामिन ए का रेटिनोल, विटामिन बी वन का थियामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टोकोफेरोल, विटामिन के का फ्लोक्विनोन और विटामिन बी 12 का साइनोकोबाल्मिन। तो ये इनके नाम थे रासायनिक। और इनसे रोग कौन कौन से होते हैं? देखो, विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरीबेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेट्स जिसे सूखा रोग बोलते हैं, विटामिन ई से बांझपन और विटामिन के से एनीमिया रोग, खून की कमी। और जो विटामिन बी 12 होता है, इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट बात करें हम कि कौन सी विटामिन जल में घुली होती हैं, तो ये होती हैं बी और सी। तो बी और सी पानी में घुली होती हैं, और जबकि ए डी ई के वसा में घुली होती हैं। तो ये याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट आता है, कथन दिया है कि जाइलम पौधों में भोजन का संरक्षण करता है, और जो फ्लोएम है वो पौधों में जल का संरक्षण करता है। तो इसमें बताना है कि कथन एक सही है या दो सही है, या एक सही है और दूसरा गलत है, या कहें कि दोनों गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत। अब दोनों गलत क्यों होंगे? क्योंकि जो जाइलम होता है वो तो करता है जल का संरक्षण, और जबकि फ्लोएम क्या करता है? खाद्य या कहीं भोजन का संरक्षण। तो इसमें उल्टे दिए थे। जाइलम भोजन का कर रहा था और फ्लोएम जल का कर रहा था। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट आता है सार्वत्रिक दाता व सार्वत्रिक ग्राही कौन कौन से समूह होते हैं ये। तो ऑप्शन दिए हैं ओ निगेटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव और डी दिया है ओ निगेटिव, ए बी पॉजिटिव। अर्थात सर्वदाता क्या होता है? ओ निगेटिव होता है, सही बात है। और सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। बात करें आर एच फैक्टर की, तो रक्त के पीएच मान की, तो 7.4 इसका पीएच मान होता है। और रक्त को हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया होगा कि कौन सा तरल संयोजी ऊतक है, तो रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। और आरबीसी की कब्र किसे कहा जाता है? प्लीहा को कब्र कहा जाता है। प्लेटलेट्स की कमी डेंगू रोग के कारण होती है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने। और आर एच फैक्टर ये वीनर ने। तो याद रखना, ब्लड ग्रुप लैंडस्टीनर ने और आर एच फैक्टर की वीनर ने। नेक्स्ट बात करें कि रक्त दाब किससे मापा जाता है? इस फैग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट दिया है हमारा क्वेश्चन, उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें अंगूरों की खेती की जाती है। तो कौन कौन सी शाखा दी है? देखो, सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, विटिकल्चर, वर्मीकल्चर, एंटोमोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी। तो इतनी मैंने आपको ये जो शाखाएं वो बताई हैं। अब इन ये किस किस में आती हैं? देखो, जो सेरिकल्चर होती है वो होती है रेशमी कीट पालन के लिए, पीसीकल्चर मछलियों के लिए, और विटिकल्चर अंगूर उत्पादन के लिए, वर्मीकल्चर केंचुआ के लिए होती है ये, एंटोमोलॉजी कीट पालन के लिए, फाइकोलॉजी
शैवालों के लिए, और माइकोलॉजी किसे कहते हैं? कवकों के लिए कहते हैं। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें कि शैवाल और जो कवक होता है इसका सहजीवन क्या कहलाता है? वो होता है लाइकेन। तो ये याद रखना आपको, शैवाल और जो कवक है उसका सहजीवन लाइकेन होता है, और जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण का सूचक होता है। तो याद रखना आपको। नेक्स्ट देखो, इसमें दिया है कि टमाटर का लाल रंग, तो टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। कुछ और देख लेते हैं, जैसे बिलिरुबिन, तो रक्त का लाल रंग बिलिरुबिन के कारण। बीटा कैरोटीन, गाजर का नारंगी रंग, और यूरोक्रोम, मूत्र का पीला रंग। तो ये याद रखना है आपको, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, रक्त का लाल रंग बिलिरुबिन के कारण, गाजर का नारंगी बीटा कैरोटीन, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? स्लाइडन और स्वान के द्वारा। नेक्स्ट ऑप्शन देखें हम, रॉबर्ट ब्राउन, तो इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। रॉबर्ट हुक, इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जबकि जीवित कोशिका किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। और ल्यूवेनहॉक ने ही जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट दिया है पादप की कोशिका भित्ति, तो ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति ये काइटिन की बनी होती है। पैलेट कण किसे कहते हैं? राइबोसोम को पैलेट कण कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, आरएनए में थियामिन की स्थान पर कौन सा नाइट्रोजन क्षारक होता है? तो थियामिन के स्थान पर कौन सा होता है? यूरेसिल होता है। तो ये याद रखना आपको, कौन सा होता है? यूरेसिल। तो 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, कौन-कौन से? यूरेसिल, एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन। डीएनए में कौन-कौन से होते हैं इसमें से? देखो, डीएनए जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये याद रखने हैं आपको। जो डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है। ये कई बार वो क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक है। इसमें कौन-कौन से क्षारक पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थियामिन और साइटोसिन। तो ये 4 क्षारक होते हैं, और जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड के द्वारा थाइमिन से जुड़ा होता है, जबकि जो ग्वानिन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा साइटोसिन से जुड़ा होता है। तो ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का ध्यान रखना है। आरएनए में आरएनए में क्या होता है देखो, जो ये थियामिन होता है इसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता है बस, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करें, डीएनए का हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो ये मिला वहीदा रहमान को। तो वहीदा रहमान को 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। बात करें पहला किसे मिला था? देविका रानी को, और 52वां किसे मिला है? आशा पारेख को मिला था। नेक्स्ट आता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है। जबकि हम बात करें एक्ट्रेस का किसे मिला है? एक्टर का तो अल्लू अर्जुन हो जाते हैं। एक्ट्रेस किसे किसे मिला था? कीर्ति सेनन और आलिया भट्ट को मिला था। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का रॉकेटरी को मिला था, जो कि आर माधवन की थी। पॉपुलर फिल्म का आरआरआर को मिला है, और हिंदी फिल्म का सरदार उधम सिंह को मिला है। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल मिला है? तो कौन से देश का था ये ऑर्डर ऑफ नाइल? मिस्र का था। जो नाइल है ये नील नदी के कारण आया नाम, नाइल नील नदी से, तो मिस्र में है नील नदी। नेक्स्ट बात करें हम कि इन्हें और कौन-कौन से पुरस्कार मिले थे किस-किस देश के? पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, पलाऊ का, फ्रांस का, मिस्र का और ग्रीस का। ये 6 इन्हें पुरस्कार मिले थे। जबकि राष्ट्रपति को मिला था ये कहाँ का? सूरीनाम का। द येलो अवार्ड था, तो वो किसे मिला था? राष्ट्रपति को मिला था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये मिला जॉर्जी गोस्पिडनोव को। तो याद रखना है, और किस उपन्यास के लिए? टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले वाला किसे मिला था? जी शंकर कुरूप को मिला था, और 57वां किसे मिला है? दामोदर मोजा को मिला है। सरस्वती सम्मान पहले वाला किसे मिला था? हरिवंशराय बच्चन को, और जबकि अभी हाल ही में किसे मिला है? शिवशंकरी को मिला है सूर्यवंशम उपन्यास के लिए। नेक्स्ट बात करें अब व्यास सम्मान की, तो ये फर्स्ट वाला किसे में था? रामविलास पासवान को, और रामविलास को, और जो हाल ही में मिला है वो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है।
पागल खाना उपन्यास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला गीता प्रेस गोरखपुर वालों को। तो याद रखना है क्योंकि यूपी का है ये, अगर पैट वाले हैं तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर वालों को मिला। नेक्स्ट बात करें हम, शतरंज विश्व कप 2023 की उप विजेता कौन है? तो कौन है ये? आर प्रज्ञानंदन। और कहाँ पर हुई थी ये? तो ये बाकू अजरबैजान के अंदर हुई थी प्रतियोगिता। और इसमें गोल्ड किसने जीता था? कार्लसन ने जीता था, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। और जबकि सिल्वर आर प्रज्ञानंद ने जीता था, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करें हम, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है जो कि। इसमें गोल्ड किसने जीता था? तो नीरज चोपड़ा ने इसमें गोल्ड जीता था। नेक्स्ट आता है देखो, आईसीसी विश्व कप। तो आईसीसी विश्व कप, इसका एंथम सॉन्ग पूछा है। तो एंथम सॉन्ग दिल जश्न बोले इसका एंथम सॉन्ग हो जाता है। और सिंगर थे इसके प्रीतम। तो याद रखना आपको कौन थे सिंगर? प्रीतम। अब आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में कुछ देख लेते हैं हम कि क्रम कौन सा है। 13वें क्रम का है ये। और होस्ट कौन कर रहा है? भारत इसे होस्ट कर रहा है। शुभंकर क्या है इसका? क्रिप्टोवर शुभंकर है। और इसके मेल फीमेल हो जाते हैं विलेज और टोंक। ये मेल फीमेल वर्जन हो जाते हैं। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है आईसीसी वर्ल्ड कप के? शाहरुख खान। नेक्स्ट बात करें हम, जो G20 हुआ था इसका होस्ट कौन है? भारत है। और ये 18वें क्रम का है। एससीओ का होस्ट ये भी भारत था। और 22वें क्रम का ये होस्ट हुआ था, मतलब एससीओ का। नेक्स्ट देखो अब, न्यू सदस्य कौन है इसमें? जो G20 है इसका न्यू सदस्य कौन बना? अफ्रीकन यूनियन बना है। और अफ्रीकन यूनियन में 55 देश हैं। G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। बात करें बैठक कहाँ पर हुई है इसकी? भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर है। तो G20 की बैठक याद रखनी है, भारत मंडपम में हुई है। 2024 में होस्ट कहाँ होगा? ब्राजील के अंदर। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट आता है यूएस टेनिस ओपन। तो यूएस टेनिस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अब इन ग्रैंड स्लैमों के बारे में जान लेते हैं हम। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था ये मेल में जीता था नोवाक जोकोविच ने। और फ्रेंच ओपन मेल में ये भी नोवाक जोकोविच ने। और जो यूएस ओपन था ये भी नोवाक जोकोविच ने। लेकिन जो विंबलडन था वो कार्लोस ने जीता था। तो याद रखना आपको, विंबलडन वाला किसने जीता था? कार्लोस ने। फीमेल की बात करें हम, तो फीमेल ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? आर्यन सबालेंका ने, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। और फ्रेंच वाला किसने जीता था? इगा स्विएटेक ने, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। विंबलडन ओपन मार्केट ओंद्रोसोवा ने जीता था, जो कि चेक रिपब्लिक की हैं। और यूएस ओपन कोको गॉफ ने जीता था, जो कि यूएसए की खिलाड़ी हैं। तो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है एशियन गेम्स। तो हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? अमूल को, अमूल डेयरी वाला। 19वें एशियाई गेम्स ये कहाँ पर हुए? हांगजो चीन में हुए हैं। और सबसे पहले वाले कहाँ पर हुए थे? 1951 में हुए थे, दिल्ली के अंदर। और दिल्ली एक बार और होस्ट रह चुका है 1982 वालों के। तो भारत अब तक 2 बार होस्ट रह चुका है, 1951 और 1982। बात करें 19वें जो एशियाई गेम्स हुए थे इसमें कितने खेल हुए थे? 40 गेम्स थे। और कितने देशों ने भाग लिया था? 45 देशों ने भाग लिया था। इसमें भारत की तरफ से जो उद्घाटन समारोह था उसमें ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। जो हरमनप्रीत सिंह है ये हॉकी के प्लेयर हैं। और जबकि लवलीना बॉक्सिंग की प्लेयर हैं। जो समापन समारोह हुआ था इसमें ध्वजवाहक कौन थे? टीआर श्रीजेश थे, जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं। नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट बात करें हम कि जो 20वां एशियन गेम्स 20वां एशियन गेम्स होगा वो कहाँ पर होगा? जापान में होगा। और 18वां कहाँ पर हुआ था? ये जकार्ता में हुआ था। तो ये हमारे गेम्स थे एशियन गेम्स। 19वां तो आपको पता ही है, होंगजू में हुआ था अभी। तो ये आज की क्लास थी हमारी पैट के लिए, एसएससी जीडी के लिए।